एक जगह पर यहाँ पर, और अतीक को शायद यहाँ से दूसरी वैन की ओर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे अतीक को शायद हम आपको बता दें कि थोड़ी देर के लिए ये वैन क्यों रुकी थी, उसके पीछे एक वजह है। दरअसल अतीक को यहाँ पे नमस्ते। अतीक अहमद, जिसे आज यूपी पुलिस गुजरात से लेकर के यूपी आ रही है, कभी यूपी में क्राइम का दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था, जिसके नाम से पूरा सिस्टम कांपता था। कहा जाता है कि उसके एक मामले में सुनवाई करने के लिए लगभग 10 जजों ने मना कर दिया था। इतना ही नहीं, कभी उसकी जेब में यूपी के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक रहा करते थे, जिसकी रिहाई के लिए दिल्ली से कॉल आया करता था। परंतु अतीक अहमद का जन्म 10 मई 1962 को इलाहाबाद के तकिया में फिरोज तांगे वाले के यहाँ हुआ। उसके पिताजी इलाहाबाद स्टेशन में तांगे वाले का काम करते थे, परंतु पिताजी से ही उसे एक सनक पड़ गई थी कि किसी भी तरह पैसे कमाने की, और 17 साल की उम्र में उसने अपने जीवन का पहला कत्ल कर दिया था, और उस पर कत्ल का पहला मुकदमा भी यूपी में दर्ज हो गया था। इसके बाद तो मानो इलाहाबाद में उसकी स्तुति बोलने लगी। कहीं भी रंगदारी मांगा जाए, कहीं भी पैसा मांगा जाए, फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद की रंगदारी है, और लोगों को जान बचाने के लिए देना पड़ता था। परंतु उसे बढ़ाने में उस समय की पुलिस का भी योगदान था, क्योंकि इलाहाबाद में उस समय चांद बाबा नामक एक शख्स थे, जिसकी तूती बोलती थी। क्राइम की दुनिया का वह बेताज बादशाह था, और जिसे खत्म करने के लिए पुलिस ने अतीक अहमद की मदद लेनी शुरू की। परंतु यह मामला तब से बढ़ गया जब सन 1986 में इलाहाबाद की पुलिस ने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया। परंतु तभी उस समय यूपी के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे, और दिल्ली में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। पुलिस को दिल्ली से कॉल आता है कि अतीक अहमद को छोड़ दिया जाए, और उसके बाद मानो तो प्रशासन में भी उसकी साख पड़ जाती है, और उसके बाद वह चांद बाबा के लोगों को चुन चुन करके मारने लगता है, और पूरे इलाहाबाद पे क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। परंतु इस फोन कॉल के बाद उसको समझ में आ गया था कि अगर क्राइम की दुनिया में बने रहना है तो राजनीति में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। और 1989 में पहली बार वह निर्दलीय के रूप में इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ता है, जहां उसके खिलाफ कोई भी प्रत्याशी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता, और वह निर्दलीय चुनाव जीत करके विधायक बन जाता है। और उसके बाद तो मानो जैसे इलाहाबाद के पूरे सिस्टम पे वो हावी होकर के वहां की संपत्तियों को लूटना चालू करता है, लोगों के कत्लेआम करना चालू करता है। 1996 तक आते आते समाजवादी पार्टी का उसे साथ मिलता है, और समाजवादी पार्टी में उसकी तूती बोलने लगती है। कभी वह मुलायम सिंह यादव जी के साथ मंच साझा करने लगता है, उसके बाद वह पुनः विधायक बनता है। इतना ही नहीं, 1991 से 1993 में भी वह इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से लगातार विधायक बनते रहता है। परंतु 30 साल की उम्र तक आते आते लगभग 44 हत्या के मामले उसके ऊपर दर्ज हो चुके होते हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट से लेकर के छीनताई, हत्या, बलात्कार जैसे सारे मामले दर्ज होते हैं। परंतु 1999 में वह अपना दल ज्वाइन करता है, और वहां से पुनः चुनाव जीतकर 5वीं बार वो विधायक बनता है। उसके बाद तो मानो यूपी विधानसभा में भी उसकी तूती बोलने लगती। महंगी गाड़ियों का शौक हो जाता है, जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी प्रॉपर्टी में अनगिनत बढ़ता होती है, और वह लगभग क्राइम की दुनिया को कंट्रोल करने लगता है। पर 2004 में वह फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ता है, और यहीं से उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट चालू होता है, क्योंकि 2005 में इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से उसका छोटा भाई चुनाव लड़ता है, जिसे उमेश पाल चुनाव में हरा देते हैं। ये उमेश पाल वही शख्स थे जो कभी उसका दाहिना हाथ समझा जाता था, परंतु इलाहाबाद पश्चिमी सीट से वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार होते, और अतीक अहमद के छोटे भाई को चुनाव हरा देते। जिसके बाद यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और इलाहाबाद के बीच सड़क में कम से कम 19 गोलियां मार करके यह उमेश पाल की हत्या कर देता है। और यही हत्याकांड का मुकदमा है जो आज तक चल रहा है, और जिसके बाद मानो अतीक अहमद की उल्टी गिनती चालू हो जाती है। फिर से यह 2009 में सांसद बनता है, लेकिन सांसद रहते इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। इसे हत्या के मामले में पूरे देश भर में ढूंढा जाता है, और दिल्ली से इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद तो मानो समाजवादी पार्टी भी इस मामले को विधानसभा में उठाती है, और
मायावती इसके पीछे जो मुख्यमंत्री थी पूरी तरह से हावी हो जाती है और इसके लोगों को पकड़ पकड़ करके जेलों में डाल जाने लगता है। पर मामला तब गंभीर हो जाता है जब पुनः उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आती है और उसका भाई पुनः चुनाव हार जाता है और उस समय पुनः उमेश पाल की पत्नी वहां से विधायक बनकर के चुनी जाती है और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट लगा करके अतीक अहमद की सारी संपत्तियों को सीज किया जाने लगता है, उसके घरों को गिराया जाने लगता है, उसके एक एक आदमियों की लिस्ट बनाई जाती है जिसमें लगभग 256 लोग होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाने लगता है। इसके बाद भी योगी सरकार नहीं रुकती और इस मामले में सीबीआई जांच बैठा देती है और इसके बाद इस मामले में अतीक अहमद की गिरफ्तारी होकर उसे सेंट्रल जेल में रखा जाता, उसके बेल को निरस्त कर दिया जाता। पर अतीक अहमद का खौफ इतना था कि आप इसी से समझ सकते कि इसके एक मामले में बेल देने में लगभग 10 जजों ने इनकार कर दिया था कि वो इस मामले में सुनवाई ही नहीं करना चाहते, वो कोर्ट में बैठना नहीं चाहते। तब जाकर के 11वां जज आता है और वो इस मामले में इसे बेल दे देता है। बेल से निकलने के बाद लगभग 300 गाड़ियों की काफिला लेकर के यह इलाहाबाद आता है और जिस खुद गाड़ी में वह सवार होता वह गाड़ी लगभग 8 करोड़ रुपए की हमर होती है। इतना ही नहीं, तब तक इसके बेटे जमीन के कारोबार में शामिल होकर के अनगिनत लोगों से जमीन हड़पने का काम करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने इसके बेटों ने उमेश पाल के हत्याकांड के चश्मदीद गवाह को बीच सड़क पर गोलियों से खून डाला था और उसके बाद से लगातार यूपी सरकार अतीक अहमद के गुर्गों की योगी सरकार इनकाउंटर करते जा रही है, उसकी संपत्तियां गिरा रही है। आजकल जब गुजरात से अतीक अहमद को लाया जा रहा था तो उसकी बहन उसके इनकाउंटर होने का शक कर रही थी और उसके जान बचाने की दुहाई दे रही थी। पर क्या आप समझ सकते हैं कि इस परिवार में कितने लोगों की हत्याएं की हैं? लगभग कम से कम 44 मर्डर के मामले हैं अतीक अहमद के ऊपर और कितने ऐसे मामले हैं जहां डर से लोगों ने पुलिस पर कंप्लेन ही दर्ज नहीं किया जो थाने तक नहीं आई। ऐसे शख्स को आज यूपी में योगी सरकार के बदौलत अपना बुरा दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान एक ना एक दिन इंसाफ करते हैं। आप कितना भी गलत करोगे कभी ना कभी आपकी करतूत सामने आएगी, आप पकड़े जाएंगे और आपको न्याय के लिए खड़ा होना पड़ेगा और आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। तब तक